हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। लास्ट वाला जो वीडियो था 100 क्वेश्चंस वाला, उसमें काफी बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए और उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बहुत से रिस्पेक्टेड टीचर्स के पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो एक बात बता दूं कि आप उस चीज को कभी भी ऐसे मत बोलना कि अगर जिसके 80 नंबर से कम हो तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सिलेक्शन होगा नहीं। मैंने सिर्फ एक अंदाजा दिया था और उससे एक ब्रीफ आइडिया लगा। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके 90 प्लस भी क्रॉस करके नंबर, कुछ ऐसे हैं जिनके 80 तक 85 प्लस भी हैं, कुछ 62 65 74 हर रेंज के हमें एस्पिरेंट्स मिले। उन कुछ क्वेश्चंस में एरर्स भी निकले, गलतियां भी थी, 4-5 क्वेश्चंस में मिस्टेक्स थी। सो मैंने उनको तुरंत रिप्लाई करा भी है। देखो, हम सब जानते हैं कि फर्स्ट ईयर का और 12th क्लास का हमारा बच्चा है, टाइपिस्ट है। एनिमेशन लगाते समय आंसर में गलत हो जाती चीजें, और मैं जब यहां पर आता हूं तो मेरा पूरा मोटिव ये रहता है कि कम से कम टाइम पीरियड में आपके 100 क्वेश्चन, 100 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। और उसको भी मैं 2x पर देखने को बोलता हूं, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है और हम अपने स्तर पे कर लेंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि एक मैराथन क्लास कैसी होनी चाहिए। तो आई प्रॉमिस कि एक मैराथन में लेके आऊंगा 100 क्वेश्चंस की आप सभी के लिए। टाइम ज्यादा लग जाएगा, मुझे भी पता है कि एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन करना होता है उसके रिगार्डिंग, ये मैं ले आऊंगा आपके लिए। लेकिन अभी मेरे हिसाब से आप तक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पहुंचे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब इतने मैच्योर हैं कि हम आराम से कर देंगे। हमें सिर्फ एक ब्रीफ गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा आपके साथ साझा करने का प्रयास करता हूं। आशा है कि यहां की बात वहां तक पहुंच रही होगी। और बस आज के वीडियो में हम लोग एलईजी की बात करेंगे, और ग्रेड 1 के जो एस्पिरेंट्स हैं जो इस साल दिसंबर में अपना प्री देने वाले हैं, वो भी इस चीज को कवर करें, ब्रीफ आइडिया लेकर चलें। आप सभी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अलग से मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूंगा, चूंकि बस मेरा मन था कि आप सभी इसको देखें अच्छे से। और एलईजी के रिगार्डिंग पीडीएफ जो है आज रात को 12 बजे तक अपलोड हो जाएगी। कुछ छोटी मोटी चीजें कंटेंट बाकी था तो मैंने सोचा उसको भी मेंशन कर देंगे। इस वीडियो से काफी हद तक आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा ग्रेड 1 के लिए इसी एलईजी, इसी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री और जो भी लिटरेचर का कंटेंट आएगा, वो नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल का कंटेंट तैयार करेंगे आप सभी के लिए, ये हमारा वादा रहा। जय मां सरस्वती, जय श्री महाकाल। ठीक है, अब बस बहुत हो गई बातें, अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। काफी दिन हो गए थे, पढ़ाई नहीं थे तो फील नहीं आ रहा था। ये 100 क्वेश्चन के चक्कर में अपना वो पढ़ाने वाला वाइब्स नहीं मैच हो रही थी। आज सोचा मैदान में आते हैं और जय श्री महाकाल, जय मां सरस्वती। तो एलईजी को डिस्कस करने वाले उससे पहले एक छोटा सा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स हैं वो नीचे स्क्रॉल पर एक नंबर आ रहा होगा 7415, ठीक है, 661430, आई थिंक यही नंबर है। तो आप उस पर कॉन्टेक्ट करके जो भी इंटरेस्टेड है जानकारी ले सकते हैं। इंसिस्ट किसी को भी नहीं करते, आप बस आपका मन हो तो कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। सो एलईजी के बारे में हम आज बात करने वाले। सो क्या होता है एन एलईजी? सर बेसिकली हम सब जानते हैं, बहुत मासूम सी चीज है, लेकिन लिटरली कह रहा हूं काफी अच्छा कंटेंट है, प्रीमियम कंटेंट है। लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ स्पेशल मिलेगा इस वीडियो से, काफी हद तक काम हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, सो एन एलईजी इज अ सैड पोयम। एलईजी क्या है रिस्पेक्टेड टीचर्स? एलईजी एक सैड पोयम है, यूजुअली रिटन टू प्रेज एंड एक्सप्रेस सॉरो फॉर समवन हु इज डेड। जो सामान्यतः आमतौर पर कब लिखी जाती है? ठीक है, अपना दुख व्यक्त करने के लिए, और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता है, उसके लिए दुख व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए एलईजी लिखी जाती है। ठीक है, नाउ ऑल्दो स्पीच एट फ्यूनरल इज अ यूलॉजी। फ्यूनरल पर, यानी कि जब किसी का देहांत हो जाता है तो वहां पर जो हाँ, ठीक है, अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं। ठीक है, फ्यूनरल मीन्स अंतिम संस्कार। तो ऑल्दो स्पीच एट फ्यूनरल इज यूलॉजी। फ्यूनरल के टाइम पीरियड पर जो हम किसी के प्रति स्पीच देते हैं, किसी के लिए जो स्पीच देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यूलॉजी कहते हैं। ठीक है, यू माइट लेटर कंपोज एन एलिजी टू समवन यू हैव लव्ड एंड लॉस्ट टू द ग्रेव। लेकिन आप बाद में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, यानी कि आप बाद में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एलिजी को लिख सकते हैं जिससे आपने प्यार किया था और बेसिकली अब जो कब्र में हो गया है। ठीक है, तो अगर कंक्लूड करूं तो, और थोड़ा सा पहले बताते हैं फिर कंक्लूड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अगर ये समझ में आ जाता है रिस्पेक्टेड टीचर तो अच्छा है, नहीं तो और आसान शब्दों में भी लिखा है कि एलिजी इज अ पोयम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, यूजुअली अ लेमेंट फॉर द डेड। यानी कि एलिजी बेसिकली गंभीर चिंतन की एक पोयम है, जो आमतौर पर मृतक व्यक्ति के लिए एक विलाप होती है,
मृतक व्यक्ति के लिए एक विलाप होती है, दुख होता है जब कोई व्यक्ति चला जाता है। तो ये अगर पसंद नहीं आए, और भी है, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ पोएट्री इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस ग्रीफ, सैडनेस और लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ हिज नियर एंड डियर। यानी कि एलिजी बेसिकली पोएट्री का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें जो पोएट होता है वो अपने निकट और प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर दुख, उदासी या फिर विलाप को व्यक्त करता है, उसे हम कहते हैं एलिजी, ठीक है। सो ये तो हो गया कुछ लिखी हुई बातें, कुछ किताबों से पढ़ी हुई बातें। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर बात करूं, जनरली अगर हम कॉन्वर्सेशन करें, डिबेट डिस्कशन करते हैं, तो एलिजी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू नो बाय एलिजी? तो एलिजी मतलब शोक गीत। एलिजी माने शोक गीत। जब कोई व्यक्ति नहीं रहता है इस दुनिया में, जो हमारा प्रिय होता है, जिसे हम जानते हैं, हमारे नियर एंड डियर्स होते हैं, उसके लिए जो कविता होती है, जो दुख से भरी होती है, उसे कहते हैं हम एलिजी, ठीक है। आई होप रिस्पेक्टेड टीचर्स की यहां तक कहानी आप सभी को अच्छे समझ में आ रही होगी। ये यूलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है, कभी कभी थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर अगर क्वेश्चंस पूछना जाए तो वो ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिजी एंड यूलॉजी। तो मैंने थोड़ा सा अपने सर पर बताने का प्रयास किया, क्योंकि हर बार कहता हूं कि वीडियो में टाइम उतना ही लेना चाह रहा हूं, क्योंकि बाकी कंटेंट तो आप सभी को पता है कि पीडीएफ में अपलोडेड रहता है, लेकिन इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो यूलॉजी क्या होता है? बेसिकली जब हम फ्यूनरल के टाइम पीरियड पर किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को याद करते हो, उसके बारे में प्रशंसा करते हैं, उसकी पूरी लाइफ की जो बारी में अच्छी बातें होती हैं उनके बारे में हम बताते हैं, तो उसको एक फॉर्म दिया, उसके ऊपर बाद में हम एक कविता भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो स्पीच होती है बेसिकली उसको यूलॉजी कहा जाता है। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स, एलिजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलिगोस। एलिजी जो है बेसिकली ये ग्रीक वर्ड एलिगोस से आया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट और आपको ये पता होना चाहिए, और मुझे पता है कि आपको ये पता है अच्छे से। तो एलिजी जो है ग्रीक वर्ड एलिगोस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? मॉर्नफुल दुख भरा, मेलनकलिक पोम और सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। क्या मतलब होता है? ये दोनों चीजें आपको इंपॉर्टेंट है और पता होना चाहिए रिस्पेक्टेड टीचर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, हिस्टोरिकली इट रेफर्ड टू अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पोम दैट लेमेंटेड द डेथ ऑफ अ पर्सन और अ लॉस इन जनरल। अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली क्या बताने का प्रयास किया है कि यह पोयम एक विशिष्ट प्रकार से, यानी कि एक विशिष्ट रूप को संदर्भित करती है, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु या सामान्य रूप से किसी क्षति पर, यानी कि जब नुकसान हो जाता है तो उस पर शोक व्यक्त करती है। इट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम टू इंक्लूड पोएम्स दैट नॉट ओनली mourn death but reflect on loss, the passage of time and the fragility of human। यानी कि समय के साथ में इसमें ऐसी पोएम्स भी शामिल हो गई जो न केवल मृत्यु पर शोक करती है, बल्कि जो हमारा नुकसान हो जाता है और समय के बीतने और मानव जीवन की नाजुकता पर भी विचार करती है। यानी कि जो स्पेशल मोमेंट होते हैं, जो दुख भरे होते हैं, थोड़े से सैड होते हैं, वो उस चीज को पूरे आज के टाइम में उसको इस तरीके से फॉर्म में भी लिखा जाता है। जनरली हम ये तो समझते हैं अच्छे से कि शोक गीत होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर हम लोग लिखते हैं, लेकिन समय के अनुसार इसका थोड़ा सा फॉर्म बदला भी है। ये चीज मैंने पढ़ी है, इसलिए यहां पर मेंशन करी है, ठीक है। सो एक बार फिर चेकआउट करना इस चीज को कि इट हैज इवॉल्व्ड over time to include poems that not only mourn death but reflect on loss, the passage of time and the fragility of human life। यानी कि समय के साथ इसमें ऐसी कविताएं भी शामिल हो गई हैं जो न केवल मृत्यु पर शोक व्यक्त करती, बल्कि क्षति, किसी प्रकार का नुकसान, समय के बीतने और मानव जीवन की नाजुकता पर भी ये विचार करने का काम करती है। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर कि यहां तक आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं की फीचर्स ऑफ एन एलिजी। एलिजी के की फीचर्स क्या है जिससे हम ये समझ पाए कि हाँ ये जो पोम है इसका फॉर्म क्या है, बेसिकली एलिजी से बिलोंग करती है, ठीक है। सो टोन और थीम के बारे में स्लाइड में बात करने वाले हैं। टोन क्या है? द टोन इज ऑफन सोरोफुल। जो एलिजी की टोन होती है हम सब जानते हैं वो क्या होती है? सोरोफुल, यानी कि दुख भरी होती है। मेलनकलिक और रिफ्लेक्टिव, यानी कि उदास या चिंतनशील। एलिजीज फोकस ऑन मॉर्निंग, लॉस और सैडनेस। एलिजी किस बात पर फोकस करती है? मॉर्निंग, लॉस और सैडनेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस कैसे भी फॉर्म में आपके सामने आ सकता है, तो एक एक चीज जो यहां मेंशन की गई रिस्पेक्ट टीचर, स्क्रीनशॉट लेकर चलें, अपने पर्सनल नोट्स बनाकर चलें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे से कवर करा होगा, टॉपिक का इंटेंशन अगर समझा होगा, क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है, तो आप डेफिनेटली क्रैक कर देंगे, ठीक है। नाउ थीम के बारे में अगर बात करें, द प्राइमरी थीम ऑफ एन एलिजी इज अ कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, लॉस और डिपार्चर। यानी कि जो प्राइमरी थीम है बेसिकली एलिजी की, वो क्या है?
मृत्यु, हानि या प्रस्थान का चिंतन है। हाउएवर इट कैन आल्सो एक्सप्रेसेस होप और सोलेस, ऑफरिंग अ रिजोल्यूशन टू द सोरो। हालांकि यह आशा या सांत्वना भी व्यक्त कर सकता है जिससे हमें दुख का समाधान मिल सकता है। यानी कि जब दुखी होते हैं तो एलिजी, यानी कि उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जब दुखी व्यक्ति होता है तो एलिजी लिखकर अपनी सांत्वना व्यक्त करता है जिससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। ये एक इसका की फीचर है, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सो एलिजी का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। द फॉर्म ऑफ एन एलिजी इज टिपिकली फ्री वर्स। जो एलिजी का फॉर्म है बेसिकली वो क्या है, फ्री वर्स है। ऑल्दो इट कैन आल्सो फॉलो अ स्ट्रक्चर मीटर, हालांकि ये स्ट्रक्चर मीटर को भी फॉलो करता है। सच एज द एलिजिक कपलेट यूज्ड बाय पोएट्स लाइक ओविड। एलिजीज डू नॉट हैव अ फिक्स्ड राइम स्कीम। एलिजी में कभी फिक्स राइम स्कीम नहीं होती है। अब शुरू की 3 लाइनें पढ़ने के बाद में बहुत सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स, एस्पिरेंट्स को अगर मन में कोई दुविधा नजर आए तो प्लीज अपनी दुविधाओं को कमेंट बॉक्स में अपडेट करना या मुझसे क्लियर कर लेना डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जनरली क्या है स्ट्रक्चर के बारे में एलिजी का कभी ये क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अब क्या ना एक डिबेटेबल कमेंट हो जाएगा कि जो थॉमस ग्रे हैं उन्होंने जो एलिजी लिखी थी कंट्री चर्चयार्ड वाली, उसमें राइम स्कीम भी थी, ठीक है। आई थिंक 1750 में लिखी थी और 1751 में उसको पब्लिश किया गया था, तो उसमें राइम स्कीम भी थी, उसमें मीटर भी था, एम्बिक पेंटामीटर। तो अब अगर यहां बात आती है सर आपने लिखा है फ्री वर्स, तो यहां पर आगे समझने का प्रयास करना कि द फॉर्म ऑफ एन एलिजी इज टिपिकली फ्री वर्स ऑल्दो इट कैन आल्सो स्ट्रक्चर्ड मीटर। स्ट्रक्चर्ड मीटर के फॉर्म में भी ये लिखी जाती है, सच एज द एलिजिक कपलेट यूज्ड बाय पोएट्स लाइक ओविड। और ये ओविड का पूरा नाम नहीं है, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। एडी और बीसी से बिलोंग करने वाले एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट थे ये, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा कपलेट का यूज किया गया है एलिजीज को लिखने के लिए। नाउ एलिजीज डू नॉट हैव अ फिक्स्ड राइम स्कीम। एलिजी में कभी भी फिक्स्ड राइम स्कीम नहीं होती है, लेकिन एबी और बताऊंगा दूसरी अभी आगे, ठीक है। सो फिक्स राइम स्कीम इसमें कभी नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो राइम स्कीम का इस्तेमाल करके भी इसको आप लिख सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे एलिजी की फॉर्म पर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे भी आगे, ठीक है। सो यहां पर एक और स्टार बना के लिख दिया था पॉइंट कि व्हेन, स्टार गायब हो गया शायद यहां से। व्हेन इट कम्स टू द रिदम इन एलिजीज पोएट्स हैव अ फ्यू चॉइसेस। वन कॉमन फॉर्मेट इज द एलिजिक कपलेट। ये ध्यान रखना, जो एक कॉमन फॉर्मेट है वो क्या है, एलिजिक कपलेट के फॉर्म में, यानी कि 2 लाइन के रूप में आप एलिजी को लिख सकते हैं। विच इज 2 लाइन्स ऑफ पोइट्री, अच्छा मेंशन है आगे, ठीक है। विच इज 2 लाइन्स ऑफ पोइट्री दैट राइम एंड हैव अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टेड टीचर्स। मजा आ गया, लड़के ने सब कुछ लिख दिया उसमें यार। एनीवे, तो यहां ध्यान रखना रिस्पेक्टेड टीचर्स कि व्हेन इट कम्स टू द रिदम इन एलिजी, एलिजी में अगर रिदम के बारे में अगर बात करें तो पोएट के पास में कुछ चॉइस रहती है। वन कॉमन फॉर्मेट क्या रहता है एलिजी कपलेट के बारे में, इसमें आप एलिजी को लिख सकते हैं। ये होती क्या है बेसिकली, विच इज 2 लाइन्स ऑफ पोइट्री दैट राइम एंड हैव अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल। उसे क्या कहा जाता है कमेंट बॉक्स में अपडेट बताइए। अच्छा, इसको कुछ कॉन्सेप्ट भी है, देखते हैं आपने कितना पढ़ा है इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं आगे स्ट्रक्चर में। अनदर ऑप्शन इज आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, जो मैं आपको बता चुका था अभी, आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में लिखी जा सकती है। विच इज, यानी कि मीटर जो इसमें इस्तेमाल होता है उसके बारे में बताया गया है। विच इज अ rhythm where each line has 5 pairs of syllables with the stress on the second syllable of each pair. That is very important. अगर इतना डीप नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूं ग्रेड 2 में शायद ना जाए, सीरियसली कह रहा हूं। ये ग्रेड 1 का थोड़ा सा उसने मुझे लगता है डाल दिया पॉइंट, एनीवे, बट आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपका काम हो जाएगा। इट्स ऑफन यूज्ड इन इंग्लिश पोएट्री। जनरली देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली इंग्लिश पोएट्री में और एलिजी में हम यूज करते ही हैं। सम पोएट्स प्रीफर टू राइट इन क्वार्टरेंस। कुछ जो पोएट्स होते हैं बेसिकली वो क्वार्टरेंस में लिखना इसको प्रीफर करते हैं। 4 लाइन की जो पोएम होती है हम सब जानते हैं उसे क्वार्टरेंस कहते हैं। विच आर स्टेंजास ऑफ लाइन्स, दे कैन हैव वेरियस राइम स्कीम लाइक एबी और एबीबी। इससे पहले आगे बढ़े आप तुरंत बताइए चर्चयार्ड वाले की राइम स्कीम क्या थी। आपके सामने 2 ऑप्शन है, मैं फटाफट से बताइए अगर आपने पढ़ा है उसको तो, ठीक है। श्योर नहीं था वो 1750 1751, लेकिन मुझे इतना आभास है वो है कुछ ऐसे ही, 1 साल बाद ही उसको पब्लिश कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिजी का की फीचर है। सीधी बात है, पूरी लाइफ का रिफ्लेक्शन आपको एलिजी वाली पोएम के अंदर देखने को मिलेगा। इट ऑफन इन्वॉल्व्स द पोएट रिफ्लेक्टिंग ऑन द लाइफ ऑफ द डिजीज्ड।
होप यू अंडरस्टैंड रिस्पेक्टेड टीचर्स, एज वेल एज ब्रॉडर एक्सटेंशियल क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में, डेथ के बारे में, एंड द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जीवन में हमने हमारा समय कैसे स्पेंड किया है, वो पूरी चीजें, पूरी गाथा जो हमें एलएजी के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन एक गंभीर और विचारशील मुद्दे पर, मुद्दे के रूप में, नजरिए में, उसके नजरिए में, ठीक है। बेसिकली कॉमन चीज तो हम सब जानते हैं कि शोक गीत, लेकिन थोड़ा सा और रिसर्च करने पर ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। और पुराने कुछ पुराण जो मैंने अपने कलेक्ट करे थे 2016-17 से लेकर, तो वो भी देखने को मिले। एक बुक मेरी पुरानी वाली नहीं मिली, यूजीसी नेट की, जो मेरे माइंड में बार बार पिंच कर रही है मुझे, ठीक है। पेस्टोरल एलिजी से संबंधित वो प्रश्न आएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे। इट मस्ट बी एटलीस्ट 15 लाइन्स। एलिजी की बारे में अगर बात करें तो कम से कम 15 लाइन की पोएम तो ये होनी चाहिए। इट इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिरिक पोएम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोन इज सीरियस। एलिजी की जो टोन होती है वो सीरियस होती है। मैंने कहा है पोइट्री अगर पढ़ रहे हैं तो टोन के बारे में जानकर चलना कि एलिजी की जो पोएम होती है काफी गंभीर होती है, सीरियस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, द पर्पस ऑफ दिस काइंड ऑफ पोएम इज टू एक्सप्रेस फीलिंग रेदर देन टेल ए स्टोरी। इस प्रकार की जो पोइट्री होती है उसका बेसिकली, इस प्रकार की जो पोएम होती है बेसिकली उसका पर्पस क्या होता है, कहानी कहने के बजाय भावनाओं को व्यक्त करना इसका पर्पस होता है। थॉमस ग्रेस एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड्स is a poem that reflects on the lives of common people buried in a church cemetery and on the nature of human mortality। यानी कि जो थॉमस ग्रे है उनकी जो फेमस एलिजी जो है उसको हम सब जानते हैं, इसका नाम क्या है, यहाँ पर मेंशन किया है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। एक ऐसी पोएम है बेसिकली जो चर्च के कब्रिस्तान में दफन आम लोगों के जीवन और मानव नश्वरता की प्रकृति को दर्शाने का काम करती है। आशा करता हूं रिस्पेक्ट टीचर कि ये सभी आप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा और बात करते हैं आगे, एग्जाम्पल्स ऑफ फेमस एलिजी के बारे में, ठीक है। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। दिस इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस एलिजीज इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, क्या स्टेटमेंट लिखा है रिस्पेक्ट टीचर, दिस इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस एलिजीज इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन डेथ एंड लाइफ ऑफ कॉमन पीपल हु आर ऑफन ओवरलुक्ड इन हिस्ट्री। यहां पर मेंशन किया गया है कि यह पोएम बेसिकली डेथ और आम लोगों के जीवन को दर्शाती है जिन्हें अक्सर इतिहास में, हिस्ट्री में अनदेखा कर दिया जाता है, यानी कि आम लोगों की यहां पर स्पेशली बात हो रही है। नाउ कहां थे, ग्रे मेडिटेट्स ऑन मोर्टेलिटी, ह्यूमन अचीवमेंट एंड द इक्वालिटी दैट डेथ ब्रिंग टू ऑल। बेसिकली थॉमस ग्रे मोर्टेलिटी, ह्यूमन अचीवमेंट और डेथ द्वारा सभी को मिलने वाली समानता पर इसमें चिंतन करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ये एलिजी के अंदर बताई गई है। हो यहां पर बेसिकली इस पोएम के अंदर बात करें तो आई थिंक, मैं फिर बता रहा हूं, मुझे वो 1750 में लिखी गई है ये वाली एलिजी, और 1751 पब्लिश की। बार बार यही ईयर मेरे माइंड में क्लिक करा, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि मैंने इसको आगे स्पेसिफाई किया है। 32 स्टेंजास की है, 4 लाइन की, यानी कि क्वार्टरेंस में लिखी गई है। सो ये कुछ की लाइन्स है जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट ये पूछी जाती है, आपके नहीं ग्रेड 2 में नहीं, ग्रेड 1 में भी शायद अभी नहीं पूछी गई है, लेकिन मैं बता रहा हूं, वरना बोलेंगे आप तो फिर सर ये दी क्यों आपने, क्योंकि थोड़ा सा ये बताने का प्रयास है, ग्रेड 1 वालों को भी स्पेसिफाई मेंशन किया है, तो आप अपनी तैयारी इस लेवल पर करके चलना। हालांकि ग्रेड 2 वाले बिल्कुल पैनिक मत होइएगा, मैं फिर बता रहा हूं कि मेरा पढ़ने का पैटर्न बहुत अलग रहता है कि सिलेबस अगर दे दिया है तो फिर चिथड़े उड़ाने वाली बात आती है कि मैं, आप पूछिए अब क्या पूछ सकते हैं, ठीक है बस, लेकिन आपके लिए इस पे काम हो जाएगा। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट थी कि की लाइन फ्रॉम द पोएम, यानी कि जो ये जो हमारी है थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च, उसकी कुछ फेमस लाइन, आई थिंक ये 7th या 8th स्टेंजास में है। ठीक है, 7th 8th में ही है शायद, नहीं शायद 9th में है, शायद 9th में। ठीक है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। हाँ, इन मेमोरियम, एग्जाम्पल ऑफ फेमस एलिजी में 2 डाली है। इन मेमोरियम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रिटन इन मेमोरी ऑफ टेनिसन्स क्लोज फ्रेंड आर्थर हेलम। द पोएम इज अ लॉन्ग मेडिटेशन ऑन डेथ, ग्रीफ एंड स्पिरिचुअल सॉलेस। ये इनके मित्र के लिए उन्होंने लिखी थी। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे एलिजी पर लास्ट में डिस्कशन करेंगे रिस्पेक्टेड, इसलिए कह रहा हूं लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स डीप सोरो एंड सर्च फॉर मीनिंग इन द फेस ऑफ लॉस। तो इन मेमोरियम बेसिकली अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई, जो उनके क्लोज फ्रेंड आर्थर हेलम के द्वारा उनके लिए लिखी गई है। ठीक है, की लाइन से कुछ पोएम्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मेंशन किया गया, मोस्ट एलिजिक पोएट इन इंग्लिश के बारे में अगर बात करें तो मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादा एलिजीज लिखी है। इनके अलावा एक और पोएट हैं जिनका नाम मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इनको कितना पढ़ा एलिजी को। ठीक है, हालांकि मैंने सब मेंशन कर दिया पीडीएफ में, डोंट वरी। ठीक है,
6 फुट और 5 फुट यूज इन एलईजी। एलईजी के अंदर बात करें कि फुट के बारे में, तो कितने फुट यूज होते हैं, तो 6 फुट और 5 फुट के बारे में यूज किया जाता है, यानी कि एलईजी के अंदर 6 और 5 फुट का इस्तेमाल होता है। टाइप्स ऑफ एलईजी के बारे में अगर बात करें तो एलईजी हैज 3 टाइप्स। ये प्राइम क्वेश्चन बनता है रिस्पेक्टेड टीचर्स, आप इसको कवर करके चलना काफी आसान है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एलईजी में एज वी ऑल नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलईजी। पहला है इसमें पर्सनल एलईजी, दूसरा है इम्पर्सनल जिसको ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, और पब्लिक एलईजी, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा पेस्टोरल एलईजी जो कि नेक्स्ट स्लाइड पर है। पर्सनल एलईजी क्या है? दिस टाइप ऑफ एलईजी इज अ पर्सनल लेमेंट फॉर समवन द पोएट न्यू एंड केयर्ड फॉर, यानी कि इस प्रकार की एलईजी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत विलाप होती है जिसे पोएट जानता था और जिसकी वो परवाह करता था, केयर करता था। इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव और पब्लिक एलईजी के बारे में बात करें, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अ पब्लिक एलईजी मोर्न्स द लॉस ऑफ अ पब्लिक फिगर और अ पब्लिक ट्रेजेडी, यानी कि जो पब्लिक एलईजी है बेसिकली वो किसी सार्वजनिक व्यक्ति की मृत्यु या सार्वजनिक त्रासदी पर शोक व्यक्त करने का काम करती है। पब्लिक फिगर कौन है? जैसे अगर हम बात करें अभी लास्ट टाइम हमने देखा था कि लास्ट टाइम इन द सेंस जो मोस्ट प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर मुझे लगे दिल से, जो रतन टाटा जी हैं, जब वो एक पब्लिक फिगर ही है, वो हम सबके काफी फेवरेट थे और हैं आज भी और जीवन पर्यंत रहेंगे। तो उनके लिए अगर हम एक एलईजी लिख रहे हैं तो पब्लिक फिगर के पाएंगी, वो इम्पर्सनल रहेगी, व्यक्तिगत उनसे कोई वो नहीं है, लेकिन दिल से उनको जानते हैं, एक नेशन का एक फिगर है, वो इंडिया कंट्री के फिगर है, तो उनके लिए अगर हम कोई एलईजी लिख रहे हैं तो वो इम्पर्सनल कैटेगरी में आएगी। पर्सनल मतलब निजी व्यक्ति के लिए अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, ठीक है ना। अगर बात करें पेस्टोरल एलईजी के बारे में, यहां मेरे मन में बहुत चीजें हैं, मैं कह के रहूंगा अपनी बात को, ठीक है। पेस्टोरल एलईजी क्या है? अ पेस्टोरल एलईजी इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट डील्स विथ थीम्स ऑफ लॉस एंड मॉर्निंग ऑफन सेट इन अ रूरल और नेचुरल सेटिंग, यानी कि पेस्टोरल या फिर देहाती शोकगीत कह लो इसको, एक प्रकार की एक पोएम है जो कि हानि और शोक के विषयों से संबंधित होती है तथा अक्सर बेसिकली ये ग्रामीण या प्राकृतिक नेचुरल परिवेश में हमें देखने को मिलती है। बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ सकते हैं, काफी इजी लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड। अ पेस्टोरल एलईजी टाइप ऑफ पोएम है, पेस्टोरल एलईजी एक प्रकार की पोएम है दैट डील्स विद द थीम्स ऑफ लॉस, जो किससे डील करती है? लॉस और मॉर्निंग जिसमें होती है। अब चूंकि एलईजी की बात हो रही है तो एलईजी में तो दुख की बात होती है। ऑफन सेट जिसकी सेटिंग कहां रखी जाती है? रूरल और नेचुरल सेटिंग रखी जाती है, ठीक है। मेन सीन ये है कि इसमें ये मेरे व्यक्तिगत पॉइंट है, इसको आप वो मत करना, कनेक्ट करके मत बैठ जाना कि नहीं एग्जाम में अगर आता है तो। 2016 और 15-17 के बीच में मैंने कहीं पढ़ा था कि गडरिया जो है अपनी भेड़ की मौत पर रोता है, तब वो ये एलईजी वाला कॉन्सेप्ट कहीं अप्लाई कर रहा था मेरा, लेकिन फिर दोबारा मैं उसी राइटर यूजीसी नेट की बुक लेकर आया तो वहां से फिर वो कंटेंट गायब हो गया, मतलब मिला नहीं मुझे लेटेस्ट वाली यूजीसी नेट की बुक के अंदर। तो यार मैं है ना इसको मैंने 2 घंटे पका दिए लेकिन वो मुझे मिला नहीं। एनीवे आप तो सिंपली एलईजी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, नाम याद रख के चलना। पेस्टोरल एलईजी क्या होती है? पेस्टोरल एलईजी इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट डील्स विद द थीम ऑफ लॉस एंड मॉर्निंग ऑफन सेट इन रूरल और नेचुरल सेटिंग। बस इतनी सी बात है, ये आपको याद रखना है। वो तो मेरे मन में बात चुभ रही थी इसलिए मैंने कह दिया। हाँ, और कहने के साथ साथ मैं और रिसर्च करूंगा यार, मेरा मन नहीं मानेगा इसलिए मैं करूंगा रिसर्च। एनीवे सम इंपॉर्टेंट एलईजी इन इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टिव, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। और अगर फिर से फोन आ गया, हेलो, मैं फ्री होके लगाता हूं, शूट कर रहा हूं वीडियो भाई, ठीक है। नाउ कुछ फेमस एलईजीज हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। अभी चूंकि सिलेबस ग्रेड 2 का पहली बार चेंज हुआ है तो आसान से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, लेकिन फिर भी इजी मॉडरेट टफ मेरा पैटर्न ये रहता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो आप इस चीज को थोड़ा सा फॉलो करें, ठीक है। इसीलिए कहा था कि इससे बाहर जाने की मुझे लगता नहीं कि इससे बाहर जाएगा। सो पोएट का नाम, ठीक है, एलईजी का नाम, एलईजी किससे डेडिकेटेड है, किसके लिए लिखी गई है, किसकी मेमोरी में, और कब पब्लिश हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अधिकतर हमें देखने को मिला है एलईजी में क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। मानेगा नहीं मेरा भाई ये, हाँ ठीक है, अभी चलो सभी से बाद में चर्चा करेंगे अभी। सो पोएट नेम ऐसा नहीं है रिस्पेक्ट किया कि फोन को अवॉइड कर देता हूं, बस ये कि प्रायोरिटीज मैटर करती है। अभी इस समय मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ अभी आपका एग्जाम और मेरे जो पर्सनल मेरे ऑफलाइन के बच्चे, छोटे बच्चे 10th वाले, और इसके अलावा और भी बहुत सौ बच्चे हैं जो हमसे पढ़ते हैं, तो उनका एग्जाम है। और मैं अपने खुद की लाइफ को भी अभी ढंग से नहीं टाइम निकाल पा रहा हूं उनके लिए, ठीक है। बस ये कि दिल से चाहता हूं कि आप सभी अच्छे शिक्षक बने और
किसी ना किसी मतलब मन से यह है कि मध्य प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ना, जहां पर भी स्कूल में हो, हर जिले में द मास्टर जर्नी का एस्पिरेंट जो है शिक्षक बन के बैठे हैं। बोलो जय श्री महाकाल और जय मां सरस्वती। ठीक है, मेरे साथ साथ आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी रिस्पेक्टेड ईयर। पोएट नेम एलईजी डेडिकेटेड टू रिटर्न पब्लिश मेमोरी ऑफ। ठीक है, मैं इसको बंद ही कर देता हूं थोड़ा सा। थॉमस ग्रे। अच्छा, यहां हम बात करना भूल गए कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो ये ध्यान रखना, एलईजी का नाम ये ध्यान रख के चलना। इसके अलावा एलईजी किसे डेडिकेटेड है और किसके लिए लिखी गई है। एलईजी में सबसे लेस पॉसिबिलिटी होती है कि वो कब पब्लिश हुई है, लेकिन फिर भी मैंने ईयर यहां पर मेंशन कर दी है, कम संभावना होती है, वरना मैं जानता हूं कि सर ऐसे कितने ईयर्स याद रखेंगे। तो एलईजी से जो 90% पूछे जाने की संभावना होती है, एलईजी का नाम, ये एलईजी किसने लिखी है, पोएट का नाम पूछ लेंगे, और किसके लिए लिखी गई है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो फिर बता रहा हूं अपनी बात को, एलईजी से अगर संबंधित प्रश्न आएगा तो पोएट का नाम, एलईजी का नाम और एलईजी वो किसके लिए डेडिकेटेड है, दैट्स इट। ठीक है, कंटिन्यू फोन आ रहे हैं यार, डिस्टर्बेंस यार। एनीवे, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमस ग्रे के बारे में। ठीक है, एलईजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। यहां पर क्या लिखा गया देखना, पार्शियली इंस्पायर्ड बाय ग्रेस थॉट फॉलोइंग द डेथ ऑफ द पोएट रिचर्ड वेस्ट। हालांकि वो एक कॉमन, हम सब ने देखा है कि जो आम लोग थे उनकी डेथ पर उन्होंने एलईजी लिखी थी, लेकिन यहां पर इसका बिहाइंड द सीन क्या कॉन्सेप्ट है, अगर कभी ये ऑप्शन में देता है रिस्पेक्टेड टीचर तो आप मेंशन कर लेना, नहीं तो हम सब जानते हैं, अभी तक पढ़ के आए प्रीवियस स्लाइड में, वो तो आपको मेंशन करना ही है। इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी और बताऊं तो, बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा जाना था। अच्छा, यहां लिखा है कि नहीं, हाँ अब आ गया 1750। डब्ल्यू मीन्स रिटर्न एंड पी मीन्स पब्लिश्ड। 1750 में लिखी गई थी और 1751 में इसको पब्लिश किया गया था। बैकग्राउंड क्या है कि उस टाइम पीरियड पर थॉमस ग्रे से जो है डेथ के सराउंडेड थे, उस टाइम पीरियड पर, जिस टाइम पीरियड पर उन्होंने एलईजी को लिखा था, उनसे संबंधित उनकी आंटी और उनका एक परम मित्र जो बचपन से उनके साथ में रहा, और एक फेमस व्यक्ति जो उनके साथ में टच में थे, उनकी डेथ हो गई, जिनको 2 लोगों ने मिलकर को मार दिया था। तो लगातार ईयर टू ईयर वो जो उनके करीबी लोग थे वो उनकी मौत हो रही थी, तो इसलिए वो काफी परेशान थे। मतलब उस टाइम पीरियड पर, अब देखो होता है कि एक साल के अंतराल में अगर इनकी डेथ हो जाती है जो मेरे नियर एंड डियर है, तो वो माइंड में अलग चीज चलती हैं। तो उस टाइम पीरियड पर ये, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने पता किया था। हालांकि अब आई डोंट नो, ये आप ये ना कहें कि सर इतना डीप में जाने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी बता दिया। तो आप याद रखें, थॉमस ग्रे, एलईजी का नाम क्या है, एलईजी रिटर्न कंट्री चर्चयार्ड, किसको डेडिकेटेड है बता दिया। अगर ये ऑप्शन में आता है तो मेंशन करके चलना, अदरवाइज प्रीवियस स्लाइड वाले आप देख के चलना। नाउ कब लिखी गई है रिटर्न, 1750 में, पब्लिश कब हुई, 1751 में। बेन जॉनसन के बारे में, बेन जॉनसन ऑन माय फर्स्ट सॉन टू जॉनसन सन, कब लिखी गई है, 1703 में। नेक्स्ट बात करें पीबी शैले एडोनाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एलईजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, कब लिखी गई है, 1821 में। जॉन मिल्टन, ठीक है, लाइसिडिस एंड टू एडवर्ड किंग, ठीक है, कब लिखी गई है, 1637 में, एंड पब्लिश कब हुई, 1638 में। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इन मेमोरियम AHH, बताइए इनका पूरा नाम क्या है, चलिए ठीक है, देखते हैं कितना पढ़ा है। टू फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम, फील नहीं आएगा यार। सर हिंट दे देते आप यार। एनीवे 1850 पब्लिश ईयर जो हमने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट है वॉल्ट विटमैन, जिनकी एलईजी काफी फेमस एलईजी है, ओ कैप्टन माय कैप्टन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एलईजी किसको डेडिकेटेड है, टू अब्राहम लिंकन, पब्लिश ईयर क्या है, 1865। कैथरीन फिलिप एपिटैप फॉर हर सन हेक्टर, पब्लिश ईयर मेंशन नहीं, मिला नहीं इसलिए। WH ऑर्डन, स्टॉप ऑल द क्लॉक, ठीक है, रात तक ये भी जितना रिसर्च कर सकता हूं पीडीएफ में वो अपडेट हो जाएगा। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले पॉइंट है, इसमें रिसर्च करने के बाद शायद कंटेंट नहीं मिला है, इसलिए इसको मेंशन नहीं करा होगा हमारे टाइपिस्ट जी ने। सो बिल्कुल पैनिक होने की बात नहीं है, पीडीएफ में सारी चीजें मेंशन कर देंगे, जितना हो सकता होगा जो लास्ट और फाइनल सॉल्यूशन होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ कैथरीन फिलिप की एपिटेट फॉर हर सन हेक्टर, WH ऑर्डन की स्टॉप ऑल द क्लॉक्स, ठीक है, ओके, 1938 में पब्लिश हुई है। इसके अलावा टोनी हैरिसन की टाइमर ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर, 1981 में। एमिली डिकिंसन की बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ठीक है, रिटर्न कब है, 1863 में, पब्लिश कब है, 1890 में। एंड मैथ्यू अर्नोल्ड की डॉवर बीच फॉर हिज वाइफ, ठीक है, फ्रांसिस लूसी वाइटमैन एंड 1851 में लिखी गई है और 1861 में 67 में पब्लिश हुई है, ठीक है। आराम से रिस्पेक्टेड टीचर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सो
अब नेक्स्ट बात करते हैं, पर कुछ स्पेशल मेंशन किया होगा, ठीक है। एमिली डिकिंसन्स पोएम बिकॉज पोएम, ठीक है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ इज नॉट एक्सप्लिसिटली डेडिकेटेड टू एनीवन, किसी को डेडिकेटेड नहीं है, बट रेदर एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ द डेथ, द आफ्टर लाइफ एंड द जर्नी। मतलब किसी को डेडिकेटेड नहीं है, वो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को डेडिकेटेड नहीं है, ठीक है तो वो डेथ को ही लेकर डेडिकेटेड, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं है। मैंने कहा था कुछ मेंशन तो होगा, और भी चीजें होंगी डेफिनेटली। मैंने कहा ना आपको बेस्ट से बेस्ट जो सॉल्यूशन होगा पूरे इंडिया में, जय श्री महाकाल, जय मां सरस्वती, वो आपको रिस्पेक्ट टीचर दिया जाएगा। ये मोटिव क्या है कि फिर बता रहा हूं, एलईजी से संबंधित प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। टॉप की जो एलईजीज वगैरह है, कब यानी कि किसने लिखी, किसके लिए लिखी गई है, इसके अलावा ईयर मैं होता तो मैं तो याद करता, देखो सीधी बात है। इसलिए दूसरे नंबर पे फोन आ गया, इसको देख, अब इसको भी देखेंगे बाद में। चलो सो बस रिस्पेक्ट टीचर, आप यहां की बात वहां पहुंच रही होगी। फिर बता रहा हूं एलईजी अगर आप कवर करके चल रहे हैं तो जो टॉप मोस्ट एलईजीज हैं उनको आप कवर करके चलना। बाकी एलईजी क्या होती है हम सब जानते हैं, एक मॉर्नफुल दुख भरा शोक होता है, 3 प्रकार की होती है फाइनली, और कुछ फेमस एलईजीज के नाम आपको याद करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे। 80 क्वेश्चंस मैंने वन लाइनर्स के लिए तैयार करे, 80 क्वेश्चंस। सर आपने तो यहाँ 5-6 बताया, नहीं लेकिन सीरियसली 80 क्वेश्चंस तैयार करे हैं वन लाइनर फॉर्म में, और मेरा दिल कहता है, मेरा विश्वास कहता है कि उससे बाहर शायद जाएगा नहीं, ठीक है। बस हो गई कहानी। सो इतनी सी कहानी थी जो आज आपको एलईजी के साथ में सुनानी थी। अब अच्छा राइमिंग खेल रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत जल्दी मिलेंगे रिस्पेक्टेड टीचर आप सभी के साथ में एक नई वीडियो के साथ में, और टॉप 100 क्वेश्चन वाला वीडियो लेके आता हूं आपके लिए, मजा आएगा आपको। और सीरियसली लेकिन टॉप सवाल है कि क्या टॉप 100 से काम हो पाएगा, क्योंकि जितने प्रोबेबिलिटी है मैं उतने तो क्वेश्चन लेगा। बाकी एनीवे चलो उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। बस बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ में एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।